गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा 19 चैप्टर के अंतर्गत आपके केंद्रीय बैंक के कार्य और साख नियंत्रण ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया था। इस चैप्टर के अंतर्गत आपने जो क्या कहते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा को पढ़ा था, केंद्रीय बैंक के कार्यों को पढ़ा था। केंद्रीय बैंक के कार्यों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य होता है साख का नियंत्रण, साख का नियमन करना। ये जो साख का नियमन या साख का नियंत्रण करना होता है, ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति कहलाती है। मेरे द्वारा गूगल मीट की क्लास के अंतर्गत आपको केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को स्टार्ट करवा दिया गया था और इसको जो दो भागों में विभक्त किया गया है, एक मात्रात्मक उपाय और दूसरा गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय जिसके अंतर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR और SLR का अध्ययन डिटेल में समझा दिया गया था कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में ये टूल्स केंद्रीय बैंक के द्वारा किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं गुणात्मक जो उपाय हैं उसका अध्ययन हमारा बाकी था। गुणात्मक उपायों के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि आपके ये जो मौद्रिक नीति के टूल्स होते हैं, इसके अंतर्गत जो अपनाए जाते हैं वे टूल्स इनडायरेक्टली या किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत साख की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। बुक में आपके पेज नंबर 114 पर ये दिया हुआ है, अच्छी भाषा में दिया हुआ है, फिर भी मैं मौद्रिक नीति से संबंधित आपके नोट्स ज़रूर भेजूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में उतार लेना। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति में मौद्रिक नीति के टूल्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन अपन वो सब भी चार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। डिफरेंस के आधार पर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, अभी आपने राजकोषीय नीति का नहीं पढ़ा है, सरकारी बजट वाली चैप्टर में आपको उसका अध्ययन करने को मिलेगा बेटा। आगे बढ़ रहे हैं अपन, पेज नंबर 114 गुणात्मक उपाय। सबसे पहले तो ये पढ़ोगे गुणात्मक उपाय क्या हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण हेतु कुछ गुणात्मक उपाय भी अपनाए जाते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य, गुणात्मक उपायों को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है। विशेष क्षेत्र से मतलब जैसे प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं एग्रीकल्चर या खनन या फिर है ना पशुपालन या बागवानी, या तृतीय क्षेत्र की सेक्टर है बीमा है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशंस है, कुछ कम्युनिकेशन है, कोई सा भी एक सेक्टर ले लिया, विशिष्ट क्षेत्र कहलाएगा वो। उस विशेष क्षेत्र में साख को सीमित करने का होता है। साख का प्रवाह अनुत्पादक से उत्पादक क्षेत्र की तरफ करने का प्रयास केंद्रीय बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण रीतियों के द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय इस प्रकार से होते हैं। पहले नंबर पर यही दे रखा है बच्चों आपके चयनात्मक साख नियंत्रण। ये जो चयनात्मक साख नियंत्रण है ना, इसके अंतर्गत कुछ उपाय अपनाए जाते हैं। तो वो उपाय क्या क्या हैं वो अपन पढ़ेंगे बेटा इस टॉपिक के अंतर्गत। पहले टूल्स के अंतर्गत आपके चयनात्मक साख नियंत्रण दे रखा है गुणात्मक उपाय में, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं वो उपाय जो चयनात्मक साख नियंत्रण में सहायक होते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों और विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों के लिए चयनात्मक साख के नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना, मतलब अभी तक यदि वो ऋणों की मात्रा कम थी और साख का विस्तार करना है तो उस विशेष क्षेत्र में ऋण की जो सीमा है, लिमिटेशंस है, वो बढ़ा दी जाएगी, और यदि नियंत्रण करना है तो उस लिमिटेशंस को कम कर दिया जाएगा। मतलब साख ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना पहला इसके अंतर्गत पॉइंट आएगा। दूसरे नंबर पर विनिमय बिलों की ब्याज दरों या कटौती दरों में भिन्नता रखना। यदि किसी क्षेत्र का विस्तार करना है, विशेष क्षेत्र का विस्तार करना है तो ब्याज की दरों में क्या करेंगी? कमी कर देगी, और यदि विशेष क्षेत्र पर नियंत्रण करना है तो ब्याज की दरों में वृद्धि कर देगी, जिससे ऋण लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर विशेष क्षेत्रों में ऋणों की जांच व नियंत्रण करना।
जो केंद्रीय बैंक है वो ये जांच भी कर सकता है कि जिस क्षेत्र के लिए जिसे उसके द्वारा विशेष क्षेत्र मानकर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, वास्तव में उसी क्षेत्र के अंतर्गत वो ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं नहीं। तो इस तरह की जांच और नियंत्रण के माध्यम से भी साख पर नियंत्रण किया जा सकता है। और चौथे नंबर पर विलासितापूर्ण वस्तुओं के ऋण के अलग से किश्त निर्धारण करना। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे आपके ना व्हीकल लोन है या कोई और मकान का लोन है, रिहायशी मकान का लोन है, तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उन पर जो ऋण लिया जाता है उनकी किश्तें अलग से निर्धारित करना। फिर इसके बाद है आपके दूसरे पॉइंट के अंतर्गत साख की राशनिंग। साख की राशनिंग के अंतर्गत बेटा राशनिंग शब्द से आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। राशनिंग शब्द आपका पहले भी प्रयोग किया जा चुका है, शब्द यूज़ होता है। राशन की दुकानें आपने देखा है जहाँ पर बाजार कीमत से कम कीमत पर देश के रहने वाले निर्धनता वर्ग से नीचे या फिर जो व्यक्ति बाजार में अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में अक्षम होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों को वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन वस्तुओं के अंतर्गत शक्कर है या आपके मिट्टी का तेल है या गेहूं चावल है, ये चीज़ें लगभग रहती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साख की राशनिंग। साख की राशनिंग में क्या होगा कि बैंक के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसकी सीमा का निर्धारण करना, उसकी कीमतों का निर्धारण करना। पढ़ें आगे। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग से मतलब अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। ये सीमा बैंक के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जा सकती है। साख की राशनिंग निम्न तरीकों से भी की जा सकती है। पहले नंबर पर इसके अंतर्गत दे रखा है बच्चों आपके, किसी बैंक के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा का पूर्णतः समाप्त करना। दूसरे नंबर पर सभी बैंकों के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को सीमित कर देना, या तो पूरी तरीके से समाप्त कर देना या कुछ सीमा तक उसको सीमित कर देना, या बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा या कोटे को निश्चित कर देना। उपरोक्त सभी उपायों के अतिरिक्त भी केंद्रीय बैंक अन्य उपायों के माध्यम से साख का नियमन और नियंत्रण करता है, जो इस प्रकार से है। बच्चों, ये जो चयनात्मक साख नियंत्रण और साख की राशनिंग के पॉइंट दे रखे हैं ना, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर भी आते हैं और आपको ये याद भी ऐसे ही करने हैं। फिर है आपके नैतिक दबाव, मोरल प्रेशर। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसी के द्वारा मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा उनकी साख निर्माण की नीति को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ व्यापारिक बैंकों को सद्भाव और नैतिक अनुनय से भी अपनी साख नियंत्रित करने के लिए दबाव बना सकता है। अतः यह एक सहज और महत्वपूर्ण उपाय होता है। चौथे नंबर के पॉइंट के ना देखो, मोरल प्रेशर के अंतर्गत ये ले सकते हैं कि जैसे आरबीआई का कोई कर्मचारी आकर के व्यापारिक बैंकों की लगातार किसी शाखा का शिकायतें आ रही हैं तो वहाँ पर चला जाए, कोई उसने कार्रवाई नहीं करी, लेकिन ये जानकारी की एक पदाधिकारी आए हुए हैं इस ब्रांच के अंदर, तो उस ब्रांच के सभी कर्मचारी अलर्ट होकर अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो ये जो मोरल प्रेशर होता है, इससे क्या होता है, नियंत्रित हो जाती है गलत कार्यवाहियाँ, या इसके अंतर्गत ये एक तरह का मोरल प्रेशर होता है जिसमें अनुनय, विनय और सद्भाव, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या व्यापारिक बैंकों को के प्रति इस प्रकार के व्यवहार के माध्यम से ही साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है फिर प्रचार मतलब आपके जैसे विज्ञापनों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, बुलेटिनों के माध्यम से ये जारी होते रहें, तो इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है, इसके माध्यम से भी आपके आर्थिक पहलुओं की जानकारी प्रस्तुत की जाती है और उससे साख पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है केंद्रीय बैंक। पढ़ते हैं इसके अंतर्गत क्या दे रखा है बेटा। प्रचार में दे रखा है बाजारीकरण के इस युग में विज्ञापनों का बड़ा ही महत्व होता है।
प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक इस हेतु अपनी अपनी पत्र पत्रिकाएं, जर्नल, बुलेटिन्स आदि को प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था में से जुड़ी हुई चुनौतियां, समसामयिक आर्थिक पहलुओं पर अपनी राय को भी प्रस्तुत करता है और ये चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय भी सुलझाता है। केंद्रीय बैंक का ये उपाय साख नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। बच्चों, भारत के संदर्भ में जो आरबीआई हमारा है, केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा कौन कौन से जर्नल, बुलेटिन्स या मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसी चैप्टर में थोड़ा आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा, नोट कर लेना और फिर वहाँ पर आप उन्हें याद भी कर लेना। ये एक नंबर के क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही मतलब डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंट किया जाता है साख का नियंत्रण करने के लिए। केंद्रीय बैंक के द्वारा उपरोक्त उपाय करने के पश्चात भी यदि बैंक इसकी नीतियों का पालन नहीं करते हैं तो बाजार विफलताएं होती प्रतीत हो तो इससे ऐसे वैधानिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं कि ये व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर सकता है। ऐसी कठोर कार्यवाही के तहत दोषी बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा से वंचित कर सकता है। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में से इसे सबसे कठोर कार्यवाही माना जाता है। अतः उक्त उपाय व्यवहार में कम ही प्रयोग में लिया जाता है। फिर आगे आपके दे रखा है बच्चों, उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक सफल साख नियंत्रण करने के लिए मात्रात्मक और चयनात्मक साख नियंत्रण के उपायों का एकीकृत एवं उचित समायोजन करता है। जहां एक और मात्रात्मक उपाय प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं, वहीं चयनात्मक विधियां साख की दिशा को निर्धारित करती हैं। बेटा, लास्ट लाइन नोट कर लेना अपने। मात्रात्मक उपाय तो प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं और चयनात्मक विधियां जो होती है साख की दिशा को निर्धारित करती है। साख की दिशा से मतलब है किस क्षेत्र में, किस विशिष्ट क्षेत्र के अंदर साख दी जानी है और किस विशिष्ट क्षेत्र का विस्तार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में किया जाना है। तो दिशा का निर्धारण, साख की दिशा का निर्धारण तो चयनात्मक या गुणात्मक उपायों के तहत होता है और मात्रा पर नियंत्रण, साख की मात्रा को प्रभाव करने के लिए मात्रात्मक उपायों को अपनाया जाता है। ये जितने भी कार्य और आपने मौद्रिक नीति का अध्ययन किया है ना बच्चों, ये आपके कुल मिलाकर देश के प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, सामान्य बात जो हम केंद्रीय बैंक की करते हैं उसके तहत आपने पढ़ा है। मतलब विश्व के प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक की परिभाषा, उसके कार्य और उसके द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाए गए टूल्स आपके द्वारा पढ़े गए हैं। बेसिकली हमारे आरबीआई के द्वारा भी यही उपाय और यही कार्य किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में आपके 12th में अलग से आरबीआई का संगठन, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संगठन दिया गया है, ढांचा दिया रखा है, उसके कार्य दे रखे हैं, उसकी मौद्रिक नीति दे रखी है, अलग से दे रखी है। यदि आरबीआई का क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य दीजिए या भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन दीजिए, तो आपको फिर ये जो अब अपन आगे का मैटर पढ़ रहे हैं 115 पेज से, वो आपका आएगा। और यदि केंद्रीय बैंक शब्द का आता है कार्य या मौद्रिक नीति या साख पर नियंत्रण के उपाय, तो अभी तक जो आपने 114 पेज तक पढ़ा है वो सारा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, पेज चेंज कर लीजिए, 115 पेज नंबर पर आ जाओ। यहाँ पर पहले सामान्य जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई और कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर इसके बाद इसका प्रशासनिक ढांचा दे रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नोट कर लेना ये लाइन। प्रारंभ में इसका केंद्रीय मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। सारी बातें एक एक नंबर के क्वेश्चन में आती हैं बेटा। तब तक यह निजी स्वामित्व में था। सन 1949 में 1949 में इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन एवं संचालन एक केंद्रीय निर्देशक बोर्ड के द्वारा किया गया, जिसका ढांचा इस प्रकार से है। देखो बच्चों, यहाँ पर अपने एक डायग्राम सा बना हुआ है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के
संगठन के बारे में, पदों के बारे में बताया गया है। आपको ये ऐसे ही याद करना है, क्या पता 4 नंबर के क्वेश्चन में यही एक चार्ट आ जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इस चार्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए 2-3 बार लिख कर याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखो, केंद्रीय निर्देशक बोर्ड जिसके द्वारा ये गठन किया जाता है आरबीआई के बोर्ड का, उसमें सबसे प्रथम पद पर, सर्वोच्च पद पर गवर्नर होता है। फिर उसके बाद उप गवर्नर होता है, फिर कार्यपालक निर्देशक, फिर प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, फिर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और सहायक स्टाफ। ये आपका केंद्रीय निर्देशक बोर्ड दिया हुआ है, जिसमें सबसे उच्च पद पर गवर्नर आता है और सबसे निम्न पद पर सहायक स्टाफ को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उक्त अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति की जाती है। गठन के अंतर्गत बोर्ड में नियुक्ति या नामन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। ये जो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड का गठन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के इसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 4 वर्ष के लिए की जाती है। सरकारी निर्देशक जो होते हैं ये पूर्णकालिक अवधि के लिए होते हैं। इसमें एक पद और अधिकतम 4 उप गवर्नर पाए जाते हैं। एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। फिर है गैर सरकारी निर्देशक। एक तो सरकारी निर्देशक के अंतर्गत गवर्नर और 4 मैक्सिमम उप गवर्नर होते हैं, और गैर सरकारी निर्देशक में सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, विभिन्न क्षेत्रों के 10 निर्देशक और 2 सरकारी अधिकारी और 4 निर्देशक 4 स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से होना चाहिए। बेटा आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिजर्व बैंक के जो कार्य दे रखे हैं वो अपने द्वारा कल पढ़ाए जाएंगे। आप लोग ये चैप्टर साथ में क्वेश्चन आंसर करते रहें। आज आप अपनी कॉपियाँ भी सबमिट करा के आ गए होंगे। जिन बच्चों की कल तक जमा हो गई थी, मतलब कल दोपहर में 6 रूम नंबर के अंदर जिसने अपनी कॉपी पहुंचा दी थी, जिनमें शिल्पा है और आपके अदिति है और 1-2 कॉपियां और थी, उन कॉपियों को चेक कर लिया गया है। रोशन की कॉपी चेक हो गई है, तो ये कॉपियां 2-3 कॉपियां चेक हो गई हैं। समय पर अपनी ले भी लें। थैंक यू बेटा।